मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, है ना। तो पिछले आपको वीडियो में हम वॉइस का पार्ट 1 पढ़ाए थे, जिसमें वॉइस का जो रूल था वो दिया गया ना। आगे हम वॉइस का स्पेशल रूल बताने वाले हैं। लेकिन जो वॉइस का मेरा पार्ट 1 नहीं देखे वीडियो, वो पहले पार्ट 1 को देख लें, तब इसको देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले देखिए इन सारे वर्ड्स को एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, उसमें MB3 लिखना होता है, एक बाय लिखना होता है, और कुछ कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बिना टेंस के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको टेंस का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वॉइस का पार्ट 1 देख लीजिए तब। तो स्पेशल में आते हैं वर्ड्स। देखिए लिखा हुआ क्या, नॉन, KNOW, नॉन, ओब्लाइज्ड, एडिक्ट, प्रिफर्ड, इनवाइटेड, कंपेयर्ड। अगर आपको पैसिव वॉइस में कहीं भी ये सब वर्ड मिलता है तो इसके बाद जो आप वाई लिखते हैं, पैसिव वॉइस में वाई का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता है। इसमें वाई का प्रयोग नहीं होगा। वाई के जगह किस चीज का प्रयोग हो जाएगा सर, तो टू का। अगर आप बाई का प्रयोग कर देंगे, नॉन के बाद वाई का प्रयोग कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको वाई की जगह क्या लिखना होगा, टू। आगे हम क्वेश्चन देंगे, आप देखिए पहले गौर से। अगर मिलता है सरप्राइज्ड, दिख रहा है आपको, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनाइज्ड, अस्टनेड, एनॉयड, नॉक्ड। अगर ये सारे वर्ड आपको दिखाई देते हैं, गौर से देख लीजिए, सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है, एस्टोनाइज्ड है, और यहाँ पे स्टन्ड है, और यहाँ पे एनॉयड है, यहाँ पे नॉक्ड है। अगर ये सारे वर्ड आपको दिखाई देता है, इसके बाद अगर वाई लिखने की जरूरत पड़े तो वाई नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, एट। याद रखिएगा क्या लिखाएगा, एट। आगे देखिए इसको, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंड। अगर ए वर्ड आपको दिखाई देता है, इन तीनों में से कोई, गौर से देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। हम बुखार दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो क्लियर होगा ना। इनमें से कोई अगर दिखाई देता है तो आप क्या यूज करेंगे, इन। बाय के जगह पे क्या यूज करेंगे, इन। अगर बाय लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना है क्या सर, इन। ओके, आगे देखिए, अगर लिखा हुआ प्लीज्ड, अगर आपको दिखाई देता है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, या फिर क्वारलेड, क्वारलेड अगर दिखाई देता है, या तो डिसगस्टेड दिखाई देता है, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड अगर दिखाई देता है तो आपको क्या लिखना है, बीथ। बाय की जगह क्या लिखना है, बीथ। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। तो इसका आपको पता है कि जब क्वेश्चन में आईएनजी रहता है तभी आंसर में बीइंग लगता है, जब क्वेश्चन में आएंगी तभी आंसर में बीइंग। तो क्वेश्चन में तो आईएनजी नहीं है, तो बीइंग वाला नहीं हो, तो बीइंग को हम पहले काट दिए। आई हैव बीन भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो जब MB2 है, क्वेश्चन में MB2 है, तो आंसर में बाजबेर, कल वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें चाहे तो ए तो होगा नहीं, हैव बीन तभी होता है जब क्वेश्चन में हैव या हैज या हैड होता है। तो यहाँ पे बाज इसमें भी है और बाज इसमें भी है, लेकिन ये देखिए कौन सा लिखा, क्या लिखा हुआ है, सॉक्ड। सॉक्ड उसमें हम नहीं डाले हैं, लेकिन इसीलिए नहीं डालते, कि डालते तो आप देख लेते कि क्या होगा इसमें। तो सॉक्ड के बाद क्या प्रयोग होगा, एट का। तो सॉक्ड इसमें ऐड कर लीजिए, आप एट वाला में ऐड कर लीजिए, सॉक्ड। सॉक्ड के बाद भी किस चीज का प्रयोग होगा, एट का। अगर आप आई वाज सॉक्ड बाय हिज बिहेवियर मारेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो सॉक्ड के बाद किस चीज का प्रयोग होगा, एट का। तो आप लोग से हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको क्या कर लें, याद कर ले अच्छे से, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कल आपको शायद लिखाया गया था SP 7 तक लिखवाए होंगे, आज देखिए SP 8। अगर 8 होगा तो ये 9 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्पेशल रूल में, इसको आप इंपरेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा रूल पे नहीं चलेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन, यदि इन क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन होगा उससे ऑर्डर का बोध हो, या तो कमांड, ऑर्डर या कमांड का बोध हो, तो आपका जो आंसर होगा, इन आंसर आप शुरू में ही लिख देंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट द सेम क्वेश्चन। तो यदि आपका जो सेंटेंस होगा उससे ऑर्डर या कमांड का पता चलेगा तो आप जो उसका आंसर देंगे सर उसमें शुरू में सिर्फ लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद आफ्टर डेट मतलब था इसके बाद आपको लिख देना है द सेम क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन होगा वही, चलिए हम एक क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन है ओपन द डूअर। ठीक है, इसका एक और बात हम बता देते हैं, जो ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस हो गए डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट किस चीज से स्टार्ट होगा? वर्ब से। जैसे देखिए ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपन मतलब क्या मैं तुम, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ऐसे जनरली सेंटेंसेस आई बी यू राम वगैरह से स्टार्ट होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है किस चीज से? वर्ब से, मेन वर्ब से। तो ओपन द डोर बोलता है दरवाजा खोलो, तो ऑर्डर दे रहा है ना, तो आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बड़ा आसान है। इसको शुरू में लिखना है यू आर ऑर्डर टू, तो लिख देते हैं यू आर ऑर्डर टू। और जब ये लिख देंगे इसके बाद द सेम क्वेश्चन, यानी जो हमारा क्वेश्चन था उसी को लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ओपन द डोर, तो लिख देते हैं ओपन द डोर। कोई दिक्कत? अगर इस तरह से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ब्रिंग मन होता है लाना, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर है। बोलता है एक ग्लास ऑफ वाटर के मतलब एक गिलास पानी, एक गिलास पानी लाओ। ऑर्डर दे रहा है तो क्या बनाना, कोई भारी भारी बात है? ऑर्डर डायरेक्ट वर्ब से चालू हो गया है। इसके शुरू में लिख देंगे क्या? यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू लिखने के बाद से क्वेश्चन को ही लिख देना है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लिख देंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट? चलिए अभी इसको हम एक और बताएंगे, आराम से देखिए वीडियो को, बकाइए नहीं। ठीक है, ये स्पेशल से और स्पेशल है, आप हड़बड़ाइएगा तो हम भी यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चन एसएससी बैंक सीजीएल यूपीएससी तक का, और इसके बाद जैसे अभी तो हम क्लास चालू कर दिए थे, ठीक ना, सोचे कुछ स्टार्ट किया जाए। इसके बाद एकदम बिगनिंग से शुरू से अंग्रेजी चालू करेंगे। हर टॉपिक को मिला लीजिएगा, जितना आप पहले से कहीं पढ़ चुके हो या तो नहीं पढ़े हो, फिर भी आप देखिए मेरा वीडियो, क्योंकि हर टॉपिक में आपको पहले से ज्यादा हम यहाँ पे नॉलेज देंगे। इसके लिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, पक्का देंगे, आप देखिएगा। ठीक है, और अलग कॉन्सेप्ट देंगे जो याद करने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो समझ गए, ऑर्डर वाला सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से चालू होगा। ठीक है, अब इसका और मतलब या इसका एक और रूल है। मान लीजिए क्वेश्चन आजकल ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस रूल पर ना दे के इस रूल पर भी दे सकता है। तो और रूल क्या है कि राइट लेट, क्या करे? लेट लिखे, लेट लिख दे इन द बिगनिंग। मतलब आप बिगनिंग में क्या लिख दे? लेट। ठीक है, तो लेट लिखने के बाद एंड मेक द सब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं? चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल दे, पता है आपको। देन बी प्लस MB3, तब आपको बी लिख देना और इसके बाद MB3। एक एग्जांपल देके देखते हैं। क्वेश्चन ओपन द डोर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए वही क्वेश्चन है, तो पहला रूल हम बताए थे कि यू आर ऑर्डर टू लिख देंगे और इसी क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा रूल है कि आप वाक्य के शुरू में लेट लिखें। देखिए वाक्य के शुरू में लेट लिख देना है, इसके बाद चेंज करेंगे सब्जेक्ट को किस चीज में? ऑब्जेक्ट में। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जब होगा तो ही ना होगा, तो द डूअर को लिख देंगे यहाँ पे द डूअर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद क्या लिखना है? बी। देन क्या लिखना है? बी। तब आपको क्या लिखना है? बी, तो लिख देते हैं क्या? बी। इसके बाद क्या लिखना है? MB3, यानी जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन है? ओपन। ओपन का तीसरा कर्व क्या चीज हो जाएगा? ओपन। कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए बताए कि देखिए मान लीजिए कि देते हैं हम क्वेश्चन, समझ में आएगा आपको, अच्छे से समझिए।
आपको यहाँ क्वेश्चन दिया कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ 4 ऑप्शन ABCD करके देते हैं। A glass of water is brought. A glass of water was brought. Let a glass of water brought. Let a glass of water be brought। और इसमें एक ई ऑप्शन, बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन देता है, ई ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। NOT के मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप रूल पढ़ के जाएंगे सिर्फ कि यदि ऑर्डर का बोध हो या तो कमांड का, तो वाक्य शुरू में यू आर ऑर्डर टू लिख दें। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो सर बताते हैं कि यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये तीनों में नहीं दिख रहा है, तो आप मारेंगे इसमें, तो हो जाएगा गलत। क्योंकि इसको दूसरा इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि वाक्य शुरू में लेट लिखेंगे, फिर पूरा ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एक बात और बता देते पूरा अंग्रेजी में, जहां पे ऑफ दिखाई दे, ऑफ पूरे अंग्रेजी में कहीं भी ऑफ दिखाई देगा तो ऑफ के उधर वाला और ऑफ के इधर वाला, ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा। ऑफ के उधर वाला और ऑफ के, ऐसा नहीं कि वाटर लिख देंगे या तो फिर खाली ग्लास को लिखेंगे, नहीं, ये पूरा लिखा गया है ग्लास ऑफ वाटर। चाहे कैपिटल ऑफ बिहार, ऐसा नहीं कि कैपिटल अलग और बिहार अलग, वो हमेशा जहां भी जाएगा साथ में जाएगा। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, देखिए इसमें भी लेट ए ग्लास ऑफ वाटर दे दिया, लेकिन इसमें बी नहीं है, बी लिखना है तब ब्राउट, तो आप मारेंगे डी में। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ ए वाला रूल बताए, लेट वाला बता दिए, यू आर ऑर्डर्ड वाला नहीं बता दिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो लेट वाला ना देकर एक तो सही दे देगा कुछ, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर या तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और लेट वाला नहीं देगा तो वो नहीं पढ़ेगा और वो दे देगा, तो आप नोट में मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तो सारा रूल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या आप लेट वाला क्वेश्चन समझ गए? और हम क्वेश्चन देंगे, अगर ज्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए सर तो आप कमेंट करिए, कमेंट में हम आपको PDF क्वेश्चन देंगे ढेर सारा, ठीक है। और जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 आज पूरा इंड हो जाएगा बॉस, इसमें इंड करेंगे ना, इसके बाद आपको एक वीडियो 3 बनेंगे, पार्ट 3, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आज तक जितना भी बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर, हम क्वेश्चन देंगे, पहले आप बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा तब ना पकड़िएगा क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप के देंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। क्वेश्चन में खाली लिखा है डू, इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, डू के मतलब करना, करो, डू के मतलब करो। तो ये तो वर्ब से स्टार्ट हो गया, ऑर्डर दे रहा है, तो इसको लेट के नियम से नहीं बना सकते, 2 नियम है, तो लेट या तो यू आर ऑर्डर्ड। तो अगर हम शुरू में लिखेंगे लेट तो नियम के अनुसार फिर हमको ऑब्जेक्ट लाना होगा, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तब भी लिखना। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो ये नियम तो फेल हो गया, लेकिन ए नियम अभी बच रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे ही बोले थे क्या कि यू आर ऑर्डर्ड टू लिख के क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन में डू लिखा हुआ तो यहाँ भी डू लिख देंगे। क्लियर है? तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो अब देखिए आप SP क्या 9, SP 9 में रूल क्या है कि यदि जो आपका सेंटेंस है, इसको इंपरेटिव पूरा हम शुरू से बताएंगे, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, पार्ट 1 नहीं, क्लास 2, क्लास 3 करके आपको पूरा सीरियल नंबर से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ताकि कहीं पे अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो एक स्टार्ट कर दे रहे हम टेलर, ठीक है। तो SP 9 में क्या कहता है कि यदि आपका सेंटेंस से सजेशन का बोध हो, सजेशन मतलब सलाह होता है, सजेशन के मतलब सलाह या तो एडवाइस, एडवाइस के मतलब भी सलाह होता है। सजेशन या एडवाइस का बोध होता है यदि आपके सेंटेंस से सजेशन या एडवाइस का बोध होता है, तो आपका जो आंसर होगा उसके शुरू में
आंसर के शुरू में आपको लिख देना है यू आर सजेस्टेड टू, या तो यू आर एडवाइज्ड टू भी लिख सकते हैं। यू आर सजेस्टेड टू लिख देना है आपके क्वेश्चन के शुरू में, ठीक है। और इसके बाद हिंदी में लिख देते हैं, इसके बाद प्रश्न को ही लिख दें। तो जैसे ही यू आर सजेस्टेड टू लिखिएगा उसके बाद क्वेश्चन को ही लिख दीजिएगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि जो हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस था वो भी वर्ब से शुरू हो रहा था और सजेशन वाला भी सेंटेंस है वो भी वर्ब से ही शुरू हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सर पकड़ लेंगे इसको हम। देखिए जो ऑर्डर या कमांड होता है, ऑर्डर या कमांड तो ऑर्डर लिखाएगा या लेट करके बनाएंगे। तो जो ऑर्डर होता है वो या तो कमांड होता है, कोई सीनियर आदमी जूनियर को देता है, या तो ऑर्डर वो चीज होता है जो आपको कहा गया तो करना है तो करना। जैसे कि आप आर्मी है या तो फिर सैनिक है और आपका जो बड़ा अफसर कर्नल बोलेगा फायर तो आपको करना पड़ेगा फायर, नहीं तो कर देगा रिटायर, ठीक है। या तो फिर आप कोई कहीं पे मतलब काम करते हो तो आप यह आप हैं, आपके अंडर कोई काम करता है तो आप उसको कोई ऑर्डर देंगे तो उसको करना होगा, नहीं करेगा तो फिर उसको दंड मिलेगा। तो ऑर्डर कहते हैं उसको, ठीक है। ऑर्डर वो चीज होता है जो अगला आदमी को करना है तो करना है, लेकिन सजेशन वो चीज होता है जो अगला करे या ना करे, ठीक है। और सलाह अगर किसी को दिया जाता है तो सलाह देने वाले को कोई फायदा, कोई उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसको सलाह करते हैं। ऑर्डर से होता है जैसे हम बोलते हैं गिलास पानी लाओ तो पानी लाए, पानी मुझे मिला। लेकिन हम किसी को बोलते हैं गरीबों की मदद करो तो गरीबों की मदद करके वो मेरे पास थोड़ी ना लाएगा। तो गरीबों की मदद करो कह रहा है तो ये सलाह है, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है उसको बोलते हैं मन ला अगर पढ़ो, तो आप मन ला अगर पढ़ के हमको थोड़ी ना देंगे। तो ये सब सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? सलाह। सलाह भी चालू होगा वर्ब से, ऑर्डर भी चालू होगा वर्ब से, लेकिन सलाह होगा जो दूसरे के लिए होगा, ऑर्डर होगा जो आप स्वयं के लिए होगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसको बनाने के लिए यू आर क्या लिखना है? यू सजेस्टेड है, यू आर सजेस्टेड टू लिखेंगे इसको शुरू में। यू आर सजेस्टेड टू। इसके बाद प्रश्न कोई प्रश्न क्या? हेल्प द पुअर, तो लिख दीजिए हेल्प द व्हाट? पुअर बन गया। कोई दिक्कत सर? अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर देते हैं तो ऐसे ही बनेगा। जैसे एक और दे देते हैं ओबे योर पेरेंट्स या फादर। कहता ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, योर फादर मतलब अपने पिता के आज्ञा का पालन करो। तो क्या आपको आदेश दे रहे हैं? सलाह है, ठीक है। तो इसमें आपको शुरू में लिखना हो क्या? यू आर सजेस्टेड टू ओबे योर फादर। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। बस समझ जाइए, आदेश रहेगा तो वो रूल इससे पहले बताएं और सलाह रहेगा तो ये। लेकिन इसमें एक और रूल आएगा जो हम चाहेंगे कि आपको बताना जरूरी है। वो क्या है देखिएगा गौर से। तो क्या करना है अब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसका एक और रूल है सर, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना दें। जो मतलब अंत में रहेगा उसको शुरू में लिख देंगे। और तब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है? लिखना है शुड बी। इसके बाद क्या लिखना है आपको? शुड बी। और तब आपको लिख देना है एमबी3, यानी जो मेन वर्ब होगा उसका तीसरा रोल। सेम क्वेश्चन को लेते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो एक तो आपको पता है कि यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर होगा। दूसरा आप जान लीजिए, दूसरा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हेल्प ऑब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। तो द पुअर लिखेंगे, द पुअर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोले? तब आपको लिख देना है शुड बी। तो लिख देते हैं शुड बी। इसके बाद आपको एमबी3, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचिए मत, कहीं से लाकर नहीं लिखना है। इसमें एक वर्ब लिखा हुआ हेल्प, इसी को थर्ड कर देंगे।
कोई दिक्कत है? तो इस तरह से और भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप शुड भी लगाकर बना सकते हैं। बोलता है गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बैक में चलेंगे। यदि आपका सेंटेंस लेट से शुरू होता है, आपका सेंटेंस ही शुरू हो जाता है किस चीज से? लेट से। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, सुनेंगे गौर से, यदि आपका जो सेंटेंस है शुरू होता है किस चीज से? स्टार्ट्स विथ व्हाट? लेट। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है किससे? लेट से, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप इन आंसर आप सिर्फ क्या लगाएंगे? सिर्फ बी। यदि जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है लेट से, तो आपको आंसर में सिर्फ क्या लिखना है? बी। लेकिन जिसका फंडामेंटल रूल है आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना, वो आपको करना होगा। एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझिए। लेट मी हेल्प। तो ये आपका क्वेश्चन है, चालू हो गया, रखा है लेट से यहाँ पे। यदि आप इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट को लेट ही शुरू में, लेट हमेशा शुरू में ही रहेगा, ये बदलाएगा नहीं। ठीक है, लेट को शुरू में रहने देंगे। अब ए आपका सब्जेक्ट है और ए आपका ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो हर इधर आएगा। अब देखिए लेट के बाद चेंज नहीं होता, लेट जब लिखाएगा तो लेट के बाद सी का प्रयोग नहीं होता, हर का होगा। लेट के बाद आई का नहीं, मी का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। हर लिख दिए। आपको एक सिर्फ एड क्या करना है अलग से? बी। एक चीज आप गौर किए होंगे, पार्ट 1 वीडियो मेरा देखे होंगे तो, कि जो हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो MB3 के जस्ट पहले लगाते हैं। तो लेट हर बी हेल्प्ड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। कोई दिक्कत सर? नहीं ना। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। लेट हर राइट ए लेटर। लेट हर राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस। देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट है, लेट को लेट शुरू में ही रहने दीजिए। ए हर ए लेटर को ट्रांसफर कर दीजिए, ए लेटर आ जाएगा इधर, हर चल जाएगा इधर, अब आई यहीं पड़ी। अब इसमें राइट का तीसरा का रूप क्या होगा? रिटेन। एक चीज गौर करते हैं कि यहाँ पे जो शुरू में रहता है उसका जगह तय है कि अंत में जाएगा, उसके जस्ट पहले बाई होगा और उसके पहले MB3 होगा। और आप जो लगाओगे अलग से कॉन्सेप्ट, वो MB3 के जस्ट बगल में, तो आपको क्या लगाना था? बी। एक्स्ट्रा में कुछ करना नहीं है। कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। एक एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं और अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं। अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो शुरू से हम वीडियो देंगे, क्लास 1 क्लास 2 करके, एक वॉइस खत्म करके। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें। आपको एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, 1 घंटे का वीडियो बनाने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है। तो यदि आपका जो क्वेश्चन होगा लेट से शुरू होगा, क्वेश्चन शुरू होता है किस चीज से? लेट से, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट न रहे। यदि लेट से शुरू तो हो गया लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? इन आंसर राइट इट इज सजेस्टेड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस MB1। तो अब क्या करना है कि यदि वाक्य में लेट रहेगा, लेट से शुरू होगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब आप आंख बंद करके कोई भी सेंटेंस है इट इज सजेस्टेड दैट शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, इसके बाद MB1। ऐसा क्वेश्चंस रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे अगर कोई पूछ दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है लेट अस डांस। देखिए लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डांस वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ है ही नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेट से चालू है। अगर हम वो रूल फॉलो करेंगे बी वाला तो लेट लिखेंगे। अब नियम आता है कि ऑब्जेक्ट के लिखें तब ना बी लगाए, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो रूल फेल हो जाएगा। तब इसमें कौन सा रूल काम करेगा कि आप वाक्य के शुरू में क्या लिखेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट। तो लिख देते हैं इट इज सजेस्टेड दैट।
ठीक है, इक्वी सजेस्टेड डेट लिख दिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी। देखिए लेट के बाद ये बी ही है, लेकिन लेट के बाद बी नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, अस। लेट के बाद आई नहीं लिखा जाता, मी लिखा, लेकिन आप उसको आई ही देखिए। लेकिन अब जब लेट हट रहा है तो ये अस भी हट के क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। अगर मी रहता तो आई, अगर सी रहता हर रहता तो सी। तो सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्या लिखना है, शूड, और फिर लिखना वर्ब, जो वर्ब रहेगा वही लिख देंगे, डांस के डांस। कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन होगा, लेट मी गो होगा, लेट मी गो। तो आप शुरू में लिख देंगे कुछ, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। मी है तो मी कर देंगे आई शुड, है ना, गो। कोई दिक्कत? अब अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। कोई भार नहीं पड़ेगा, आराम से देखिए वीडियो को, है ना। तो अभी होगा SP 10, वॉइस खत्म होने वाला है, देखिए गौर से। लास्ट में देंगे अजीबो गजीब क्वेश्चन हम लास्ट में। तो यदि आपका जो क्वेश्चन होगा, इफ योर सेंटेंस इज, इफ योर सेंटेंस शोज रिक्वेस्ट, यदि आपका जो सेंटेंस है क्या चीज को दिखाता है, रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट के मतलब क्या होता है, अनुरोध, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा, यानी कि इन आंसर सर राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यदि आपका जो क्वेश्चन होगा उससे रिक्वेस्ट का बोध होगा, तो आपके जो आंसर होगा उसके शुरू में लिखना है क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और तब क्या कर देना है, तब प्रश्न को ही लिखते। ठीक है। इसमें एक और चीज हम बताते हैं, पहले एग्जांपल लिख देते हैं। प्लीज हेल्प मी। ऐसे जो सेंटेंस होगा ना रिक्वेस्ट, इसको हम पहचान बता देते हैं। ऐसा जो सेंटेंस होगा जिससे रिक्वेस्ट का पता चलेगा, उसमें पक्का क्या लगा रहेगा, प्लीज। या तो प्लीज यहां लिख देते हैं, या तो प्लीज लगा रहेगा, या तो काइंडली लगा रहेगा। प्लीज या काइंडली, देखिए कितना इंग्लिश आसान है। आपको पकड़ने के लिए टेक्निक दे रखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू तभी लिखाएगा जब क्वेश्चन में प्लीज चाहे काइंडली रहेगा, और जब हम इसको बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली हट जाएगा। ये आया था क्यों, जब हट ही जाएगा तो ये आया था आपको बताने के लिए कि हमको में प्लीज लगल है, तो हमको शुरू में क्या लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। चाहे काइंडली लगल है तो क्या लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए प्लीज लगल है ना, तो प्लीज को देखते के साथ ही शुरू में लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद प्रश्न कोई, तो प्रश्न में से प्लीज हटा दीजिएगा, याद रखिएगा। तो बाकी बचा को चीज हेल्प मी। कोई दिक्कत सर? अगर काइंडली भी रहेगा, क्वेश्चन दे देते हैं, बताइएगा आप, आंसर बताइएगा। काइंडली गिव मी RS5। कहता है कि दया करके मुझे दे दे RS5। तो काइंडली को देखते के साथ ही शुरू में आप क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू है ना, वैसे है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद देखिए काइंडली को लिख देंगे गिव मी RS5। तो कोई दिक्कत सर? तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। प्लीज वाला क्वेश्चन बना लेंगे आप। अब देखिए SP 11 इंड होने वाला, अच्छे से देखिए, अंत वाला तो सब वाला समझ में आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा आपको प्लीज वाला। चलिए आगे। तो यदि आप, इफ योर सेंटेंस शोज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के मतलब होता है मनाही, चाहे निषेध, मना करना। स्टेशन पर देखिएगा लिखा रहेगा डोंट टच पाइट हियर, इधर मत थूको, है ना, चाहे डोंट टच द वायर, तार को मत छुओ। तो मनाही वगैरह रहेगा, तो क्या करेंगे, राइट यू आर प्रोहिबिटेड टू।
और तब क्या कर देना है, तब प्रश्न को ही लिखते हैं। कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। अब इसमें एक और बात बताते हैं, जैसे वो शो कर रहा था प्लीजर काइंडली, इसमें देखिए रहेगा क्या, डोंट चाहे नेवर। इसके सेंटेंस के शुरू में डोंट या नेवर रहेगा सर। तो यदि डोंट या नेवर से स्टार्ट पता चल जाएगा, डोंट या नेवर देखते के साथ कि इसमें यू आर प्रोहिबिटेड टू लिखाएगा। क्वेश्चन देख के देख लेते हैं एग्जांपल। डोंट टच मी, कहता है डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, तो मना कर रहा है ना। तो जब मनाही के बोलोगे ऐसे भी देखिए डोंट को देखकर ही समझ जाइए कि ये यू आर प्रोहिबिटेड टू का मामला है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि शुरू में डोंट लिखा हुआ है, डोंट शुरू में क्या लिखा हुआ है, डोंट, इधर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उधर क्वेश्चन मार्क नहीं होना, याद रखिएगा ऐसा का मार्क नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप रहेगा। तो यदि शुरू में डोंट रहे टच मी, है ना, क्योंकि डोंट से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन ये इंपरेटिव है, डोंट रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ध्यान टेक्निक पर हम ध्यान देते हैं ज्यादा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डोंट को देखते के साथ शुरू में लिख दीजिए यू आर प्रोहिबिटेड टू। अब आप क्वेश्चन कोई, तो डोंट को हटा देना है, बाकी बच रहा है कुछ टच मी। इस तरह से और भी रहेगा, नेवर चीट योर फ्रेंड, नेवर चीट योर फ्रेंड्स, कहता है कभी भी अपने दोस्त को धोखा, तो दोस्तों को धोखा ना दे। तो मना करे, नेवर को देखते के साथ ही आप इसके शुरू में लिख दीजिएगा यू आर प्रोहिबिटेड टू, फिर क्वेश्चन को ही यू आर प्रोहिबिटेड टू चीट योर फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा अच्छे से, है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट इसका बच रहा है, बस क्लियर है। और इसके बाद हम अगला वीडियो में सिर्फ वॉइस का क्वेश्चन देंगे, सिर्फ क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा ना, तभी हम सारा कॉन्सेप्ट बनाएंगे एकदम शुरू से अंत तक के। तो चलिए अब SP 12 में आते हैं। सर अब थोड़ा सा हम बैक गियर में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे भाष का, तो पहले पार्ट 1 देखिए, तब 2 देखिए, मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा। तो यदि आपका क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका एक्टिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो पैसिव वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि जिस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिसके अंत में ऐसा लगा हुआ है चिन्ह, पहचान लीजिए इसको, जिसमें ऐसा सिंबल लगा हुआ है, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा, हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब, यदि आप इधर आई लिखते हैं, इधर बाद लिखते हैं और इधर ऐसा लगा हुआ है, तब ये गलत है। ऐसा लगने का मतलब बाद इधर नहीं, बाद इधर होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं लगा हुआ तब एक हो सकता है, उधर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं, ध्यान देते हैं आगे। ज्यादा डिटेल्स में हम शुरू से बोल ही दिए आपको, वीडियो बनाएंगे, आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और चीज बता देते हैं, देखिए डू जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू का दूसरा का रूप डीड होता है, तीसरा का डन होता है, चौथा डूइंग होता है, पांचवा डज होता है, ठीक है, ये भी समझिए, है ना। तो यदि आपको कहता है कि डू यू लाइक मी, देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसको अभी हम भूल जाते हैं कुछ पल के लिए, ये नहीं है। वास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो जगह है यहाँ पे है, इसमें है तो इसमें भी ये रहेगा। इसके जस्ट बगल में जो जगह है वो बाई का है, कोई दूसरा जगह नहीं ले सकता। इसके जस्ट में जो बगल है वो MB जगह है, इसके जस्ट बगल में जो जगह है वो MB3 का है, लाइक का। इनके बीच में कोई आ नहीं सकता, क्लियर है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा, इधर मी है तो यहाँ पे क्या होगा, आई। अब ये बच रहा है डू, इसमें हम अपना तरफ से अभी तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ यू को लिखे हैं, बाई एक लगता है, आपको पता है लाइक लगता है, मी को यहाँ आई किए हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए, लगा क्या, डू। तो हम इसमें कि हमको भी डू लिखना होगा, इधर तो लिख नहीं सकते क्योंकि आई लगा हुआ है, तो हमको जो लगाना होगा इधर ही लगाना होगा। तो आप इसमें देखिए ING दिखाई दे रहा है आपको, ING रहता तो बीइंग लगाते,
हैव हैज रहता तो बीन लगाते हैं, डू है, MB1 है तो MB1 या MB5 रहता है तो लिखा था इज या एम या आर। तो यहाँ आई है तो इज की एम। और नहीं तो आपको एक बता देते हैं, यदि सेंटेंस में डू या डस से शुरू होगा, डू या डस से शुरू होगा तो उसको चेंज कर दीजिए इज या एम या आर में, ठीक है। यदि सेंटेंस डीड से शुरू होता है, डीड से, तो उसको चेंज कर दीजिएगा बाज या बेयर में, क्योंकि MB2 है तो MB2 है तो बाज या बेयर में आएगा। जबकि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन कॉन्सेप्ट पे आ रहा है इसलिए रगड़ देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देके देखते हैं आपको, सीधे समझिए, डू डस को इज मार में, डीड को बाज बेयर में। क्वेश्चन है डज सी रीड इंग्लिश। देखिए डज है, इसको इज मार में बदलेंगे, लेकिन अभी नहीं बदलेंगे। अभी हमको अगर हम मान लीजिए कि एम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, बोले कि डू डज को इज मार में बदले तो कुछ तीनों में से कोई बदल दिए एम, लेकिन नियम है कि ये जाएगा वो है तो आएगा यहाँ पे कोची इंग्लिश, तो बोले इंग्लिश के साथ एम लगेगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर है। अब तो आपको कुछ करना नहीं है, इंग्लिश लिख दिए, इसका थर्ड फॉर्म रीड का रेड होता है, लिखा रीड है लेकिन पढ़ेंगे रेड। अब यहाँ पे बाय क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत सर नहीं ना। एक और बड़ी चीज बताते हैं आपको, रुक जाइए पहले। क्वेश्चन देखिए, डीड राम लव सीता। देखिए डीड है तो इसको बाज या बेर में बदलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, इधर सीता आएगी ना तो सीता के साथ कुछ लगाएगा बाज। लेकिन अब देखिए राम का जगह क्या है, बार बार बोल रहे हैं, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, इसके जस्ट बगल में बाई होगा और यहाँ पे क्या होगा लव्ड, और यहाँ पे सीता को यहाँ लाए थे। और चूंकि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा वो शुरू में ही लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना इंट्रोगेटिव में। अच्छा एक और बड़ी बात कि अगर WH रहेगा, जैसे वाट वेन वेयर रहेगा, तो उससे डोंट वरी, उसको जैसे यहाँ पे लिखा दिए वाई तो यहाँ भी रहेगा वाई, अगर यहाँ पे लिख दिए हाउ तो यहाँ पे भी रहेगा हाउ। WH से टेंशन नहीं रखिएगा। क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक है, उसमें से बनाइए, नहीं तो फिर क्वेश्चन हम देंगे, आप मांगिएगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होगा, नेवर। ग्रामर कहता है कि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हैज और फिर लिखते हैं बीन, तो ये गलत होता है ग्रामेटिकली, लेकिन मजबूरी में लिखना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे सेंटेंस में हमारा नोट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे हम नोट लिख के दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग, ठीक है। या तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बीच में सब्जेक्ट को डाल देते हैं, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी में अफर्मेटिव में लिख देते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो दो हेल्पिंग वर्ब को एक साथ नहीं लिखेंगे, दोनों के एक के बाद कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देते हैं सर, आर यू राइटिंग ए लेटर। देखिए क्वेश्चन पकड़िए आप, ING है, आपको आंसर में क्या लगाना होगा, बीइंग। भले इंट्रोगेटिव है तो है, ये जो इज एम आर है इसको तो लिखेंगे इज एम आर को इज एम आर रहने देंगे। तो चूंकि ये लेटर, देखिए सबसे पहले एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट जाएगा अंत में पक्का एकदम, तो यहाँ पे होने वाला है ये हमको मालूम था, इसके जस्ट बगल में आने वाला है बाय, इसके जस्ट बगल में आने वाला है रिटेन। इतना क्लियर रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। अब हमको यहाँ पे करना है, तो एक और पता है कि लेटर आने वाला है किधर, इधर। अब यहाँ पे आर है तो इसमें भी लगाएंगे नहीं इज आर, तो ये लेटर के साथ कुछ ही लगेगा इज। लेकिन हमारा कंसेप्ट का था कि जब क्वेश्चन में आएंगे तो आंसर में बीइंग, तो हमने बीइंग तो नहीं लगाया, तो बीइंग कहाँ लगावे, इज के साथ लगा दे। तो देखिए ए भी हेल्पिंग वर्ब और ए भी हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, इसलिए बीइंग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे बीइंग। कोई दिक्कत सर। हैव हैज भी लगाना होगा, तो अगर इधर हैव हैज है तो आप बीइंग लगा दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है। एक क्वेश्चन देके देख लेते हैं, हैज ही हेल्प्ड हर। आप इसको बना के देखिए, तो खुद से बनाइए तो
देखिए आप सबसे पहले उधर यहाँ पे देखिए ही है, ही हो जाएगा। यहाँ आपको बाई पता था, यहाँ आपको हेल्प्ड पता था, अरे बीइंग यहाँ होगा आपका, और यहाँ सी है तो अरे तो सी हो जाएगा, और है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बस अंतिम दे रहे हु। यदि आपका जो सेंटेंस है हु से शुरू होता है, हु से, तो इस हु को पहले ही आप बाय होम में बदल दीजिए। हु को बदल दीजिए किस चीज में? बाय होम में। अब ऐसा क्यों करेंगे ये बता रहे हैं, अभी एग्जांपल देकर समझाते हैं। हु टीचेज यू। देखिए हु जो ऐसा वर्ड है अंग्रेजी में जहाँ पे प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और WH का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन का भी काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो अगर हम इसको जनरली बनाते तो हु को इधर लिखते हु, इधर लिखते बाय, यहाँ टीच का तीसरा रूप कुछ लिख देते हैं टाउट। और देखिए इसमें ES लगल है, तो MB1 या MB5 रहता तो कॉन्सेप्ट याद करिए पहले, SP3 में लिखा है वीडियो 1 में कि यदि MB1 या MB5 रहता है तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं इज एम आर, तो लिखेंगे इज, यू के लाएंगे यहाँ तो गलत हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा? आर। लेकिन क्या बताया, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया सर तो सब्जेक्ट के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, आर को आना चाहिए कहाँ? आर यू टाउट बाय हु। तो बाय हु को लास्ट में नहीं लिखकर शुरू में लिख दिया जाता है बाय होम। पकड़िए कॉन्सेप्ट, पकड़िए कि हु से शुरू हुआ तो उसको शुरू में लिख देंगे क्या? बाय होम। देखिए एक बार फिर से हम लिख देते हैं, पहले हु को बदल दीजिए किस चीज में? बाय होम में। इसके बाद आप लाइएगा यू को यहाँ पे लाइएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बताइए? आप एक्स्ट्रा कोई चीज तो करोगे ना, हु को बाय होम कर दोगे तो यहाँ पे यू ले आओगे और टीचर्स का टाउट भी कर दोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि MB5 है तो इज एम आर लगाना, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। कोई दिक्कत थोड़ा बहुत भी? तो क्या समझ गए आप लोग? इसी तरह अगर विच लिखा हुआ विच, तो विच को भी आप बदलेंगे किस चीज में? वाई विच में बदलेंगे। विच को बदलना है वाई विच में। तो अब ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ और क्वेश्चन हम दिखाते हैं इंपॉर्टेंट, आपको देखिएगा गौर से। इन क्वेश्चंस को देखिए जरा। क्वेश्चन है दे वार्निड अस नॉट टू किल वाइल्ड एनिमल्स। इसको पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे सर बड़ा आसान है, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इतने को देखिए ये बेकार कितना दे दिया, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। हमारा ये पहला वीडियो में बनाएंगे, वॉइस पार्ट 1 में दिए हुए यदि 2 ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनाइए। ऑब्जेक्ट 2 को छोड़ ही दीजिए, आप ऑब्जेक्ट 1 को लेकर चलिए। तो आस है तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी। दे है तो बाय देम होगा, और आपको बताया कि दे वगैरह को डबल ऑब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं देम। यहाँ पे वाई होगा ना, और जैसे यहाँ पे बाय लिखते हैं तो बाय के पहले MB3 का, तो MB3 वार्नेड है, वार्न का तीसरा करो वार्नेड ही होगा। अब क्या करना है कि आपको अलग से एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो देखिए बीइंग का मामला नहीं, हैव बीन हैज बीन का मामला नहीं, MB2 है। यदि क्वेश्चन में MB2 तो आंसर में बास चाहे बेयर, तो क्या लगा लेंगे? बेयर लगाएंगे, ठीक है। और वार्नेड हम पहले लिख चुके हैं, तो वार्नेड को यहाँ पे लिख देते हैं वार्नेड। अब आपको मालूम चलेगा ये बन गया बी बेयर वार्नेड बाय देम, लेकिन यहाँ पे मिस कर रहे हैं क्या? नॉट टू किल बाय देम। तो टोटल ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पे लिख देना है बस। आपको बताया कि यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है तो प्रथम को सब्जेक्ट बना देंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को MB3 के बाद लिख देंगे। जितना भी है यहाँ पे लिखा जाएगा नॉट टू किल वाइल्ड एनिमल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो इसको ऑब्जेक्ट 1 मानिए, इसको छोड़िए आप। तो मी को यहाँ पे आई लिखेंगे, MB2 है, बाज लग जाएगा और इसका MB3 की बचेगा आस्क्ड। और जैसे MB3 लिखेंगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट टोटल को उतार देंगे व्हाट माय नेम वाज। ही आई वाज आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, यहाँ पे बाय हिम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द स्टूडेंट कंसिडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज, तो इसको बनाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा अलग है,
द टीचर्स पहले लिखेंगे द टीचर्स आर कंसाइडरेड टू बी बाइस्ड। इसको समझिए ठीक से। इस टाइप के कंसाइड देखिए कुछ वर्ब है, हम अभी लिखेंगे, रुक जाए, इसको मिटाने के बाद मिटा ही देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको समझ गए होंगे आप। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर थाउट रहता है, थाउट, फेल्ट, सेड या तो फिर कंसाइडरेट, तो इन सबको ना हम इट इज करके बना सकते। इट इज थाउट, इट इज फेल्ड, इट इज सेड, इट इज कंसाइडरेट करके और सेंटेंस को लिख देंगे। तो द टीचर्स आर कंसाइडरेट टू बी बाइस्ड भी बना सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं कि इट इज कंसाइडरेट, इट इज कंसाइडरेट दैट, इट इज कंसाइडरेट दैट करके, और उसके बाद लिख देंगे द टीचर्स आर बाइस्ड। वैसे बना सकते हैं सी वांट्स ऑडियंस टू रिस्पेक्ट हर, सी वांट्स ऑडियंस टू रिस्पेक्ट हर, इसको बनाएंगे सी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, तो देखिए इट यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, इट हैज टू, तो टू रहता है तो आपको पता है बी लगाते हैं, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देंगे, इससे इस सारे चीज को हम समझाएंगे अगला वीडियो में। बस पार्ट 3 में जो कॉन्सेप्ट हम दिए इस पर सारा पे हम क्वेश्चन देंगे अगला वीडियो में, सारा क्वेश्चन। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाच का अच्छे से आप लोग देख लीजिए, एक बार दो बार, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार हम समझाएंगे, फिर अगला वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कई सारा क्वेश्चन हम देंगे, आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार, आपसे कहेंगे ही कि एक बार आप वीडियो को अच्छे से पहले देख लीजिए, और इसके बाद पार्ट 3 देने के बाद पार्ट 3 में आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे ना, ताकि आपको याद हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं, आपके माइंड में वाइज का कोई क्वेश्चन होगा तो आप देखिएगा। इसके बाद हम 0 लेवल से इंग्लिश को क्लास 1 क्लास 2 करके, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, पहला दिन दूसरा दिन एकदम बिगिनिंग बैच शुरू करने के बाद उस तरह से पढ़ाएंगे। और आप SSC, CGL, बैंक, PO, ठीक है, जो भी है, एयरफोर्स, आर्मी से लेकर UPSC तक के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे हम आपको, पूरा लेवल लेके चलेंगे। और अगर कोई बच्चा 11th और 12th का है, 11th 12th का जो बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो उसको हम बोल देंगे कि जैसे बिगिनिंग करेंगे तो बोल देंगे कि यहाँ तक वीडियो 10th वाला देख लो, यहाँ तक वीडियो 12th वाला देख लो, इसके बाद हम कंपटीशन वाला देने वाले हैं, ठीक है। और जो पोयम आप रोज होगा बच्चा लोग का, जो 12th और 10th 11th का जो पोयम है, प्रोज है, उसको हम समरी वगैरह, क्वेश्चन आंसर भी हम अलग से डाल देंगे, उसमें लिख देंगे क्लास 10th का समरी, क्लास 12th वगैरह का, ठीक है। लेकिन मेनली हम लेके चलेंगे SSC CGL को लेके चलेंगे हम, SSC CGL और UPSC, ये दो का लेवल लेके चलेंगे एकदम 0 से। एकदम नाउन पढ़ के देखिए, मेरा नाउन, हम जो नाउन पढ़ाएंगे उसी से पकड़ा जाएगा आपको लेवल, ठीक है। तो आपको एकदम जड़ से, कहाँ से अंग्रेजी चालू हुआ, इंग्लैंड कब आया धरती पर, वहां से शुरू करेंगे, और ठीक है, लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।